आदरणीय प्रिंसिपल साहब, प्रोफेसर्स, गुरुजन्स और हमारे गेस्ट तथा प्यारे 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 आदरणीय बच्चों, प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारा नमन है। यहाँ एंट्री करने के बाद खास करके मैं बच्चों को ये उपदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ से 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक मैं यहाँ पर पढ़ा हूँ और हर एक कोना, हर एक चीज़ ऐसे लगता है कि वो मेरे को गले लगा रहा है। पुरानी चीज़ें यादें आ रही हैं। ये जो पेड़ है, हम लोग वहाँ पर 11th में पढ़ते थे, ये पेड़ उस समय का है, आम का पेड़ उस समय का है, केमिस्ट्री का लैब से वो सारी चीज़ें देखने के बाद एक बहुत इमोशनल अटैचमेंट आती है। और इमोशन ही एक ऐसे संसार में एक आस्था है जो कि इंसान को आगे बढ़ाती है। अगर आपका इमोशन माँ बाप से है तो माँ बाप के प्रति आपकी बहुत 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 आपका प्रेम रहेगा। अगर इमोशन नहीं है तो प्रेम नहीं रहेगा, स्वार्थ रहेगा। तो इमोशन किसी के साथ भी हो, किसी के साथ भी, दोस्त के साथ हो, किसी के साथ हो, इमोशन जो होता है वो एक पेड़ का गहरा जड़ होता है। तो इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसी चीज़ पर इमोशनल होइए जिससे कि आपको आस्था मिलती हो, आपको अच्छाई मिलती हो। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, मैं यहाँ से इंटरमीडिएट पढ़ करके उड़ीसा गया इंजीनियरिंग करने के लिए। मेरे बड़े भाई साहब कोल माइंस में चीफ इंजीनियर थे। उड़ीसा इंजीनियरिंग करने गया तो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ के गया था। उस समय इंग्लिश भी नहीं था बिल्कुल। हम लोगों को स्टेशन का नाम भी पढ़ने नहीं आता था। 5 जगह चेंज करके स्टेशन से, और यहाँ से उड़ीसा गया था मैं। तो स्टेशन पढ़ने के लिए जब तक पढ़े हैं तब तक ट्रेन निकल जा रही है। रतनपुरा पढ़ना है फॉर एग्जाम्पल मैं बोला हूँ तो आरे से र आप रा, इस तरह से करते करते स्टेशन निकल जा रही है। इमेजिन करो, मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि एब्सोल्युटली 99% हिंदी मीडियम से पढ़ करके एक इंजीनियरिंग करने के लिए जाना, उसमें 5 साल की इंजीनियरिंग होती थी और हर चीज़ अंग्रेजी में लिखना है। कल्पना कीजिए कितना डिफिकल्ट टास्क होगा। और अभी जैसे प्रिंसिपल साहब को मैंने बताया था कि इंटरव्यू के समय प्रिंसिपल ने हमें पूछा कि न्यूटन सेकंड लॉ बताइए, तो हमने बताया जो हिंदी मीडियम में पढ़ा था कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और इसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। प्रिंसिपल गुस्सा हो गया हमारे भाई के ऊपर, बोला ये क्या पढ़े, क्या बोल रहा है, क्या बकवास कर रहा है। बोला नहीं, सही तो बोल रहा है। व्हाट आई मीन टू से कि मैं जो बोलना चाहता हूँ कि आप अपने मनोबल को कभी कम मत करिए। किसी तरह से उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया। जो क्लास में पढ़ने गए तो हम लोगों के यहाँ रूल था कि अगर फर्स्ट ईयर में 3 बार में अगर फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं किया तो आपको कॉलेज छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर में हम सारा सब्जेक्ट पास कर गए। एक सब्जेक्ट था जो इंग्लिश, जनरल नॉलेज और सर्वे, तीनों का मिला करके एक सब्जेक्ट था, उसमें हमारा बैकलॉग लग गया। 6 महीने के बाद बैकलॉग का एग्जाम दिया, उसमें भी पास नहीं हुआ। 100 में से 25 इंग्लिश में पाना जरूरी था। फिर सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया, सेकेंड ईयर का और बैकलॉग का एग्जाम दिया। सेकेंड ईयर क्लियर हुआ, फर्स्ट ईयर का बैकलॉग क्लियर नहीं हुआ, मतलब वो नहीं हुआ था। तो आप लोग जरा ध्यान से सुनिए शब्द को। तो नहीं क्लियर हुआ तो 21 लड़कों का नाम आया कि आप कॉलेज छोड़ करके, हॉस्टल छोड़ कर आप लोगों को 3 दिन के अंदर में घर चले जाना है। उसमें हमारा भी नाम था। तो मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। उस जमाने में अब जिम नहीं हुआ करते थे, हम लोग अखाड़े पर कुश्ती लड़ा करते थे, गदा भांजते थे, ये सब चीज़ें थी। हनुमान जी के यहाँ गए दूसरे दिन और उनसे प्रार्थना किया, हे हनुमान जी, मैं जा रहा हूँ मार्कशीट लेने के लिए। 8 किलोमीटर दूर यूनिवर्सिटी था और अगर मैं पास नहीं हुआ तो मैं यहाँ से घर नहीं जाऊँगा। जो पिताजी पहले ज़माने में इंजीनियरिंग कर रहा है, हर आदमी को बोलते मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, कौन सा मुँह लेकर के मैं अपने पिताजी के पास जाऊँगा।
तो मैंने उनके यहाँ हनुमान जी से प्रण किया कि अगर मैं पास नहीं हुआ मैं चंबल घाटी में चला जाऊंगा और डाकू बन जाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। उस हनुमान जी का मंदिर भी मैं यहाँ से बनवा रहा हूँ बहुत भव्य रूप में। वहाँ यूनिवर्सिटी में गया तो 4:30 बजे पैसा जमा करने का आखिरी टाइम था। मैं 4:45 में पहुँचा। पैसा नहीं जमा कर सकते हैं तो मार्कशीट मिलेगा नहीं। फिर मैंने उसे रिक्वेस्ट करके रोने लगा और उसे बोला जरा बताइए। तो टोटल पासिंग आउट ऑफ 300 पासिंग जो है वो 125 था। उसने बोला कि आपका टोटल नंबर जो है रामचंद्र सिंह, मेरा ध्रुव जी नाम है, यहाँ का नाम एक्चुअल नाम रामचंद्र सिंह है, ऑफिशियल नाम। तो बोला रामचंद्र सिंह का टोटल मार्क्स 145 है। तो मैंने बोला इंग्लिश में 25 नहीं होगा। वो दिखाने को रेडी नहीं हो रहा। मैंने उसके पाँव पकड़कर रोने लगा तो आगे दिखाया। तो फिर मैं देखा कि 25 की जगह पर मेरा 35 नंबर है। तो मैं वहाँ को आ करके पैदल चलते थे 9 बजे रात को पहुँचा हॉस्टल में और 3 दिन तक रोते रहा। तकिया भीग जाता था। तो जरा इस चीज़ को आप लोग ध्यान से सुनिए कि संघर्ष जिंदगी में एक ऐसा चीज़ है, विश्वास एक ऐसा चीज़ है। तो उसके बाद मेरा जो रूम पार्टनर था सरदार जी था, उसका बैग उठा करके फेंक दिया। मैं बहुत एग्रेसिव नेचर का था। मुझे उड़ीसा में भी मतलब बेस्ट एथलीट्स का अवार्ड मिला था यूनिवर्सिटी का। और उसका बैग फेंक करके एक आदिवासी लड़का मिंज नाम का था, इग्नेस मिंज, उसको मैं 9 बजे रात को बुलाया। सुबह वार्डन जो है आए और मैंने उसको बताया सर मैं 3 दिन तक रोते रहा हूँ और एक बार भी पूछने नहीं आया। तो वो दोस्त नहीं होता है। दोस्त वो होता है जो संकट के समय में आपको साथ दे। और हमने ये नहीं कि उसको बोला तुम रूम छोड़ करके जाओ, जबरदस्ती फेंक दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, फिर मैं जब 3rd ईयर में चला गया तो 3rd ईयर से एक्चुअली ब्रांच वाइज कोर्स चालू होता था। मैकेनिकल का मैकेनिकल बैच, सिविल का सिविल, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल। तो जो एचओडी थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बोले भाई रामचंद्र सिंह तुम कैसे पास करोगे? तुम तो आधा हिंदी बोलते हो, आधा भोजपुरी बोलते हो, अंग्रेजी तो आता नहीं है। तो अभी हमें वर्ल्ड बुक में हमारा नाम है, लिम्का बुक में नाम है, गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम है। तो वर्ल्ड बुक में हमारा नाम आया इसलिए कि हमने 9 लाख सी फेयर समझते हो ना, समुद्री जहाज, व्यापारिक जहाज, 9 लाख सी फेयर ट्रेन किया है और 55 करोड़ रुपीस गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दिया है। उस चीज के लिए वर्ल्ड बुक में नाम आया। और जब मैं अपने दोस्त के पास, मतलब दोस्तों को ग्रुप, हम लोगों का ग्रुप है, तो ग्रुप में भेजा तो एक दोस्त है कलकत्ता का, उसने बोला कि तुमने जो डॉक्टर पटनायक को, उनका नाम था डॉक्टर पटनायक, जो है डॉक्टर पटनायक को जो शब्द बोले थे मैं पास करके दिखाऊंगा सर। जो बोले थे, आधा भोजपुरी बोलते हो, आधा हिंदी बोलते हो, अंग्रेजी तो आती ही नहीं है। तो बोले कि आज तुमने वो शब्द को सही करके दिखाया। What I mean to say you dear, मैं 80% परमानेंट डिसेबल हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं मर्चेंट नेवी की जहाज पर चीफ इंजीनियर था। वहाँ से इंजीनियरिंग करने के बाद एयर इंडिया में काम कर रहा था। उस समय एयर इंडिया की सबसे बड़ी नौकरी मानी जाती थी। 700 रुपये उसमें सैलरी थी और मर्चेंट नेवी में 2800 रुपया सैलरी थी जूनियर इंजीनियर में। बढ़ते बढ़ते मैं चीफ इंजीनियर के रैंक पर गया और मेरा डरबन, बर्मिला ट्रायंगल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हो गया था बहुत बुरी तरह से और मैं 80% परमानेंट डिसेबल हो गया। 80% परमानेंट डिसेबल होने के बाद आप इमेजिन करिए कि आदमी मेंटली कितना गिर जाता है। तो कहावत है कि हिम्मते मर्द मद्दे खुदा। हिम्मत को कभी हारना नहीं चाहिए। अगर हिम्मत है तो आपके पास सब कुछ है। तो हो दिल से कोई चीज की चाहत हो। ओम शांति ओम पिक्चर देखा होगा आप लोगों ने। ओम शांति ओम में पिक्चर में शाहरुख खान एक डायलॉग बोलता है, सच्चे दिल से कोई चीज की चाहत हो तो पूरी कायनात सपोर्ट करती है। वो शाहरुख खान का डायलॉग नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉ है। लक्ष्य पिक्चर, पुरानी पिक्चर, किसी बच्चे ने लक्ष्य पिक्चर देखा है? किसी ने?
यानी हम लोगों के जमाने की पिक्चर है। तो लक्ष्य पिक्चर में एक गाना है कि लक्ष्य को हर हाल में पाना है, चाहे बरसे अंबर से आग, चाहे लिपटे पैरों से लाग। मान लीजिए कि वहाँ पर वो कुछ बच्चे खड़े हैं और वो आम के पेड़ के यहाँ डायमंड पीस रख दिया जाए, हीरा का जो अरबों खरबों की वो उसकी वैल्यू हो, और वहाँ से दौड़ते हुए लोग जाएं और ऊपर से अंगारा बरस रहा हो, अंदर में आपके 2-3 अंगारे घुस गए और नीचे में लाग बिछा हुआ, लाग मतलब लाशा, पैर उठाओगे तो तकलीफ होगी, दौड़ नहीं सकते हो, तो क्या आप जा सकते हो वहाँ पर? आदमी तुरंत भागेगा ना, गिर जाएगा, उसको बुझाने की कोशिश करेगा। लेकिन वही आदमी वो लक्ष्य को पा सकता है जो कि इस चीज को याद रखे कि चाहे बरसे अंबर से आग, चाहे लिपटे पैरों से लाग, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चीज जो है ये यूनिवर्सल लॉ है। इस चीज को मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी हिम्मत को मत हारो। लक्ष्य को पाने के लिए इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। मैं मर्चेंट नेवी में 2 कैंपस खोला हूँ। मर्चेंट नेवी में मैं 3 साल तक STD PCO बूथ चलाया था। STD PCO बूथ समझते हो? कोई लड़का समझता है व्हाट इज STD PCO बूथ? आप लोगों के ज़माने में सबके पास मोबाइल है। आज से 30-40 साल पहले मोबाइल की बहुत कम मात्रा थी। तो STD PCO बूथ मतलब टेलीफोन। तो रात को 12 बजे के बाद अगर अमेरिका में फ़ोन करना है तो आधा हो जाता था, 3 बजे के बाद 1/4 हो जाता था। बात करना टेलीफोन से कर सकते हो। 3 साल तक STD PCO को चलाया, और वो भी 12 बजे के बाद कोई स्टाफ तैयार नहीं होता। तो मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे थे, एक 9 महीने का था और एक 10 साल का था, रूम में ताला बंद करके आती थी, 12 बजे आती थी, और वो 12 से 4 बजे तक वो ड्यूटी करती थी STD PCO बूथ पर। तो इतना स्ट्रगल करने के बाद 3 साल के बाद हमें स्टाइपेंड मिला। मेरा राइट हैंड 100% पैरालाइज है, मतलब होल्ड शोल्डर से। तो 80% डिसेबिलिटी के बाद जब हमें कंपनसेशन मिला, 24 लाख रुपीज़ मिला था, तो 21 लाख रुपए का हमने एक रूम खरीदा, एक बिल्डिंग में स्टेशन के सामने, नवी मुंबई में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट CBD डेवलपमेंट स्टेशन के सामने एक रूम खरीदा, और उसमें एक 3 दिन का कोर्स होता था मर्चेंट नेवी का, उसको 18 महीना स्ट्रगल करने के बाद मिला है। मेरे प्यारे बच्चों,